दोस्तों नमस्कार। अक्सर सत्ता ही विचारधारा होती है और विचारधारा सत्ता के लिए होती है, क्योंकि सत्ता राजनीति को गढ़ती भी है और राजनीति सत्ता को अपने अनुकूल करने के लिए विचारधारा को गढ़ती है। और यही विचारधारा सत्ता पाने की दिशा में लगातार बढ़ती चली जाती है। तो एक तरफ तीर्थ यात्रा है, दूसरी तरफ भव्य तरीके से तीर्थ स्थल की स्थापना है। और इस तीर्थ यात्रा से लेकर तीर्थ स्थल की स्थापना तक के बीच की यात्रा तकरीबन 5 महीनों की है। इस 5 महीने के दौर में भारत की राजनीति या तो पलट जाएगी या फिर इस दौर में राजनीति कहीं पुख्ता तरीके से जमीन पर सत्ता के साथ खुद को खड़ा कर लेगी। तीर्थ यात्रा नूह की यात्रा है, जिसके जरिए बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद उसको नई पहचान देने की कोशिश है। और यह पहचान आरएसएस के जरिए इस देश के भीतर उस अलख को जगाने की कोशिश है जिसके आश्रय एक बार फिर से आस्था शब्द हो, धर्म का सवाल हो, वोटों के ध्रुवीकरण की जरूरत हो। इन तीनों परिस्थितियों को एक साथ लेकर क्या वाकई जनवरी के महीने तक, जब अयोध्या में तीर्थ स्थल की स्थापना बेहद भव्य तरीके से होगी और वह तकरीबन 10 दिनों का कार्यक्रम होगा, लेकिन 1 महीने तक समूचे उत्तर प्रदेश में वह भव्यता लगातार अयोध्या यानी राम मंदिर के आश्रय छाई रहेगी। और उसके चंद दिनों के बाद चुनाव आयोग का नोटिफिकेशन इस देश के लोकसभा चुनाव को लेकर आ चुका होगा। तो क्या एक आखिरी राजनीतिक दांव बीजेपी इस दौर में हिंदुत्व को लेकर चलने की स्थिति में आ चुकी है? और इस बात को अब संघ भी समझ चुका है कि दरअसल यही एक वोट बैंक है जो पूरी मजबूती के साथ बीजेपी को जिता सकता है। या फिर आरएसएस को अब यह समझ में आ चुका है कि दरअसल वो तमाम मुद्दे जो इससे पहले गवर्नेंस के आश्रय चल रहे थे, उनकी उम्र पूरी हो चली है और इसका एहसास बीजेपी को भी हो चला है। और क्या ये अगर ऐसी स्थिति आ चली है तो फिर एक क्षण के लिए लौट चलिए 1996 में और उस दौर के 2 चुनाव को याद कीजिए। एक चुनाव बाबरी मस्जिद विध्वंस से ठीक पहले का 1991 का चुनाव, और उसके बाद विध्वंस के बाद जब बीजेपी को लगने लगा, आरएसएस को लगने लगा अब तो सत्ता मिल ही जाएगी, तो सबसे बड़ी पार्टी तो बने, 160 सीटें तो आई, लेकिन सत्ता महज 13 दिनों तक ही मिल पाई। उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी की पहचान राजनीतिक तौर पर प्रचारक के तौर पर कहीं ज्यादा उभर रही थी। इसीलिए संसद के भीतर बहस चर्चा में जो 13 दिन की सरकार थी, उसमें विपक्ष यह कहकर निशाने पर लेने से चूका नहीं कि अटल बिहारी वाजपेयी भी तो प्रचारक ही हैं, स्वयंसेवक हैं। और उस वक्त कोई विपक्ष उनके साथ आकर खड़ा हुआ नहीं। और देखिए वक्त का पहिया कैसे घूम रहा है। एक बार फिर नरेंद्र मोदी 2014 में अयोध्या का जिक्र नहीं करते हैं, 2019 में अयोध्या का जिक्र होता है, लेकिन उस दिशा में पूरे तरीके से खुद को झोंकते नहीं हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का एहसास था इस देश में बाकी वोट बैंक भी तो साथ लाकर खड़े करने होंगे, अन्यथा हिंदुत्व के आश्रय तो स्थिति 1996 वाली हो जाएगी। और 1996 का मतलब है 160 सीट। तो क्या 2024 को लेकर जो भी जोड़ घटाव बीजेपी के भीतर वोटों का चल रहा है, उसमें कम से कम वह पुख्ता तरीके से हिंदुत्व के आश्रय 20% वोट जो बड़ी मजबूती के साथ है, वह एक भी वोट बिखरना नहीं चाहिए। उसके राजनीतिक प्रयोग का वक्त आ गया है। इसीलिए ध्यान दीजिए, नूह की यात्रा को लेकर जो राज्य के मुख्यमंत्री खट्टर साहब जिस बात का जिक्र करते हैं या वो जो कहते हैं, उसमें आस्था पूरे तरीके से लपेटी हुई है। धर्म को लेकर उनको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कानून व्यवस्था को लेकर वह संभल संभल कर इस बात का जिक्र जरूर करते हैं कि आस्था आहत होनी नहीं चाहिए। तो आइए जरा इस नए राजनीतिक प्रयोग में संघ और उसके जरिए निकला हुआ विश्व हिंदू परिषद और उसकी युवा ब्रिगेड बजरंग दल या दुर्गा वाहिनी, वो कहां पर खड़ी हुई है और ये राजनीतिक प्रयोग करने की जरूरत क्यों आन पड़ी है, और अगर आन पड़ी है तो ऐसे में क्या अब राजनीति के सामने एकमात्र दांव सिर्फ हिंदुत्व का बचा है?
क्योंकि अलग अलग खांचे में मंडल का एक अपना वोट बैंक है, कमंडल का भी एक अपना वोट बैंक है। लेकिन इस दौर में आते आते ओबीसी एक वोट बैंक के तौर पर है, मुस्लिम एक बड़े वोट बैंक के तौर पर एकजुट और एक दिशा में जाने को तैयार है। दलितों के भीतर कहीं एक वैक्यूम की स्थिति है, वो किस दिशा में जाए, लेकिन वह अपने तौर पर अपनी परिस्थितियों तले समझता है उसे किसे वोट डालना है। तो कई खांचे एक झटके में बट गए, लेकिन शुरुआत हमें लगता है नूह से करनी होगी। नूह दिल्ली से सटा हुआ इलाका, हरियाणा का इलाका, यानी यात्रा कल निकलेगी 11 बजे और उस यात्रा को नाम दिया गया है, वह अभिषेक यात्रा है, जिसको तीर्थ यात्रा के तौर पर भी विश्व हिंदू परिषद कहने से कतरा नहीं रही है। और उसका बहुत साफ कहना है, यात्रा धर्म की यात्रा है, तो फिर इसमें इजाजत लेने का कहां सवाल है। और राज्य के मुख्यमंत्री जो खुद स्वयंसेवक रह चुके हैं और फिलहाल मुख्यमंत्री हैं, वो बहुत साफ कहते हैं यात्रा तो अनुमति दी नहीं गई है, लेकिन लोग मंदिरों में जाकर जलाभिषेक कर सकते हैं। तो जलाभिषेक तो कोई भी कर सकता है, इसके लिए मुख्यमंत्री को कहने की जरूरत क्यों पड़ी। तो फिर लौटिए इस पर, मुख्यमंत्री कहते कहें, जरा एक एक शब्दों पर गौर कीजिएगा। जहां तक यात्रा का विषय है, महीना भर पहले ही जिस तरह का वहां घटनाक्रम हुआ, वहां की कानून व्यवस्था बनी रहे, सुरक्षा रखना सरकार का दायित्व है, यानी रूल ऑफ लॉ रहना चाहिए। और हमारे प्रशासन ने सिर्फ निर्णय लिया है कि सभी लोग यात्रा ना करके अपने अपने मंदिरों में जाकर जलाभिषेक करें। लेकिन दूसरी तरफ विश्व हिंदू परिषद क्या कहता है, अब यात्रा एक जगह नहीं निकलेगी, बल्कि जिले दर जिले यह यात्रा निकलेगी और किसी एक जगह जमा होने की जरूरत नहीं है। जिले दर जिले आप जमा होते चले जाइए। पूरे उत्तर प्रदेश का जिक्र है, यहां हरियाणा का जिक्र भी है। लेकिन इस यात्रा के लिए अब सीएम कहते हैं मना किया गया, जनता की श्रद्धा होती है, इसीलिए मंदिरों में लोग जलाभिषेक कर सकते हैं। और श्रवण मास का यह अंतिम सोमवार है जो कल है, और इसीलिए जलाभिषेक की छूट दी गई है। कानून व्यवस्था, धर्म, आस्था, वोटों का समीकरण जो जोड़ना है आप जोड़ते चले जाइए, लेकिन उसके अगले पन्ने पर आपको विश्व हिंदू परिषद क्या कह रही है यह भी समझना होगा। उसका कहना है कि अभिषेक यात्रा 28 को ही यात्री श्रवण मास के अंतिम सोमवार को निकाली जाएगी, यानी कल। यह तीर्थ यात्रा है और तीर्थ के लिए किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। यह तीर्थों का देश है, ना हमने अनुमति मांगी और अनुमति ना मिलने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। यह तीर्थों का देश है। विश्व हिंदू परिषद बहुत साफ तौर पर जानती समझती है कि उसका उदय 1984 में जब अयोध्या के आंदोलन को लेकर हुआ, और उसने उस दौर में जो अयोध्या के आंदोलन की तेजी दी, उसने राजनीतिक तौर पर बीजेपी को कितना लाभ पहुंचाया। और एक स्थिति उस दौर में यह आ गई थी कि आरएसएस से लोग नहीं जुड़ना चाह रहे थे, विश्व हिंदू परिषद से जुड़ना चाह रहे थे। और उस दौर में अशोक सिंघल और प्रवीण तोगड़िया, इस जोड़ी का नाम लीजिएगा तो फिर बहुत सारे सवाल आपके जहन में उस दौर के आकर खड़े हो जाएंगे। लेकिन तब से लेकर अभी तक की राजनीति बदल गई, समाज बदल गया, समुदाय को लेकर वोट बैंक बदल गया, उसके तौर तरीके बदल गए। लेकिन विश्व हिंदू परिषद दोबारा से उन परिस्थितियों में लौटने को तैयार है। इसीलिए वो कहने से नहीं चूकती है, हम आशा करते हैं कि शासन प्रशासन सभी एहतियातन कदम उठाते हुए तीर्थ यात्रा को सुरक्षित और सौहार्दपूर्ण वातावरण में हमें निकालने देंगे। लौट चलिए 1991 अयोध्या के आंदोलन के दौर में, यही शब्द विश्व हिंदू परिषद के उस दौर में थे। शेष समाज से हमने अपील की है, अपने अपने स्थानों पर जलाभिषेक करें और सोमवार प्रातः 11 बजे इस कार्यक्रम को संपादित, और यात्रा भी 11 बजे ही निकलेगी। इसको लेकर परमिशन लेने या ना लेने या ना देने का कोई सवाल उठता नहीं है। तो एक क्षण के लिए सोचिए कि नूह में 31 जुलाई को जब जलाभिषेक यात्रा के दौरान टकराव हुआ और क्या कुछ हुआ, वो सारी खबरें आप जान चुके हैं। 6 लोगों की मौत हो गई। उसके बाद से इंटरनेट जो बंद कर दिया गया वो लगातार बंद रहा। एक बार फिर से
14 अगस्त तक जो इंटरनेट बंद था वो 29 अगस्त से दोबारा बंद किया गया। धारा 144 लगाई गई। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद एक बार फिर एग्रेसिव हैं और कह रहे हैं कि प्रदेश के हर जिले में यात्रा निकलनी चाहिए। सिर्फ नू के लड़हल नलहड़ का जिक्र वो नहीं करते हैं, बल्कि कहते हैं सब जगह किया जाएगा। तो इसके बाद आगे चलिए और लौट चलिए जिस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री को जाना है, वो अयोध्या का कार्यक्रम है। वहां अयोध्या के राम मंदिर में वहां प्राण प्रतिष्ठा होनी है। संक्रांति के दिन से यानी 14 जनवरी से शुरू होगा, 24 जनवरी तक चलेगा। इस दौर में तमाम लोगों की आवाजाही, लाखों लोगों की आवाजाही, दुनिया भर से एक बार फिर जो अभिषेक जैसे अक्षय तृतीया के दिन हुआ था और दुनिया भर के अलग अलग नदियों का पानी लाया गया था, वही परिस्थिति एक बार फिर नए तरीके से बनेगी। लेकिन पूरी तैयारी अयोध्या में 24 फरवरी तक की है, यानी एक महीने लगातार कार्यक्रम चलता चले जाए और उसके बाद राज्य भर नहीं बल्कि देश भर में अयोध्या का प्रसाद, रामचरितमानस और राम की मूर्ति को लेकर घर घर लोग घूमें। और यह काम आरएसएस से बेहतर कोई कर नहीं सकता है। और साथ में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद और दुर्गा वाहिनी अपने तौर पर इसको जीवंत किया जा सकता है। लेकिन यहां पर एक राजनीतिक सवाल हर जहन में आना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री की भी मौजूदगी होगी, महोत्सव भी शानदार होगा और इसके तुरंत बाद चुनाव की आहट होगी। तो एक क्षण जिक्र इसलिए है क्योंकि अगर आप लौट चलिएगा 90 के दशक में, जब मंडल कमंडल को लेकर इस देश के भीतर राजनीति हो रही थी, अगर आप वोटों का परसेंटेज एक एक पोटली में बांधते चलिए तो आपको जानकर हैरत होगी कि मंडल का जो वोट है वो लगभग 16% एकजुट रहता है। खासतौर से बिहार, यूपी का यहां पर जिक्र है। लेकिन इस देश के कुल वोटों की तुलना में 16% मंडल का इफेक्ट बहुत साफ तौर पर एकमुश्त रहता है। जो कमंडल है यानी जो हिंदुत्व का राग है, उसके दायरे में 20% वोट आता है, जो कमोवेश एक साथ रहता है। और वो माना जाता है कि वो बीजेपी के हक में जाता है, क्योंकि उसने लड़ाई मुस्लिम तुष्टीकरण के खिलाफ लड़ी या दूसरे राजनीतिक दलों को हिंदू पार्टी नहीं है ये कहकर खुले तौर पर उनको दरकिनार कर दिया। लेकिन इसके समानांतर वोट 20% कांग्रेस के भी रहे। कोई भी चुनाव रहा हो, चाहे वो 2014 का चुनाव हो, 2019 का चुनाव हो, या फिर उससे पहले 2004 का चुनाव हो, उससे पहले 1996 का चुनाव हो, 1991 का चुनाव हो, किसी भी कालखंड में देखिएगा तो 20% वोट कांग्रेस के साथ चलते हैं। बीजेपी के भी वोट 20% अपने साथ चलते हैं। और उसके बाद की सियासत में इस दौर में जो मुस्लिम लगभग 14.2% 2011 के सेंसस के मुताबिक और दलित 16.63%। अगर इस दायरे को समझिएगा तो क्या वाकई यह हिंदुत्व के आश्रय जिस राजनीतिक प्रयोग की दिशा में बीजेपी की जरूरत पड़ पड़ी है, और आरएसएस भी इस बात को समझ रहा है, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का सक्रिय होना यूं ही नहीं है। उसको इस बात का एहसास है कि इस देश के भीतर में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल था, जो डेवलपमेंट का सवाल था, जो गवर्नेंस का सवाल था, वो एक्सट्रीम पर पहुंच गया। यानी उसके बाद लोगों को आप बहका नहीं सकते हैं, और लोगों को बहकाएंगे तो बहकने की स्थिति में आपके साथ लोग सोचकर तो खड़े हो जाएंगे। एक क्षण के लिए खाली ये सोचिए, जनधन का इस दौर में नाना पीटा जा रहा है। कितने खाते खुले हैं? लगभग 50 करोड़ से कुछ ज्यादा। और कितना पैसा सरकार जिक्र कर रही है? 2 लाख करोड़ से ज्यादा। अगर दोनों को आप देखिएगा तो प्रति खाते 4,000 रुपए बैठते हैं। यानी जब से जनधन कार्यक्रम 2015 से शुरू किया गया, हर खाते के हिस्से में 4,000 रुपए। और उसके बाद वो जब पैसे निकलते चले गए तो नया पैसा नहीं आया, क्योंकि सरकार खुद ही कुल रकम 2 लाख करोड़ की बताती है कमोवेश। इसका जिक्र इसलिए कि जितनी भी योजनाएं हैं वह एक अल्टीमेट तरीके से उस पोजीशन पर पहुंच गई है जहां आप उसको राजनीतिक तौर पर और ज्यादा एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते हैं, यानी और ज्यादा राजनीतिक लाभ आप ले नहीं सकते हैं। तो दोबारा से हिंदुत्व के आश्रय लौटने का ये एक आखिरी दांव है, या आरएसएस समझ रही है कि दरअसल यही एक रास्ता है और उसके तमाम स्वयंसेवक इस देश भर के भीतर हैं, तो उनको राजनीतिक तौर पर सक्रिय कैसे किया जाए और विश्व हिंदू परिषद अपनी पुरानी पहचान को कैसे पाले
और शायद वो तमाम संगठन जो संघ के भीतर के हैं, जो उस अयोध्या से दौर से निकले हैं और दोबारा अयोध्या में अब राम मंदिर स्थापना का सवाल है, तो इसीलिए हम आपको पुरानी परिस्थिति में एक क्षण के लिए ले जाना चाहते हैं। 91 आंदोलन इस देश में पूरे यौवन पर था। अडवाणी जी की रथ यात्रा का निकलना, मंडल को लेकर आंदोलन होना, उस दौर में बीजेपी को 120 सीटें मिली थी और 20% वोट मिले थे। कांग्रेस को 244 सीटें मिली थी और 36% वोट मिले थे। लेकिन जब बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद 96 का इलेक्शन होता है, उससे पहले बीजेपी शासित 4-5 राज्यों को केंद्र सरकार बर्खास्त कर देती है। उसमें उत्तर प्रदेश भी था और राजस्थान भी था, उसमें मध्य प्रदेश भी था। लेकिन बहरहाल 96 के इलेक्शन को लेकर आरएसएस और बीजेपी दोनों मान चुके थे कि हम सत्ता में आएंगे। और 96 का इलेक्शन जब होता है तो उसमें बीजेपी का परसेंटेज 20% से बढ़कर 20.8% तक आता है। 0.8% का रेफरेंस आगे बढ़ता है। यह स्थिति, हालांकि सीट जो है वो बढ़ जाती है, 120 के बदले 161 पर आ जाती है। लेकिन सवाल इतने 40 सीटों का बढ़ना, यह सीट तो अगर आप ध्यान देंगे तो 89 के इलेक्शन में और 91 के इलेक्शन में 40 सीटों का गेन बीजेपी ने किया था। 80 से 120 पर आना, 120 से 161 पर आना। लेकिन सवाल यहां कांग्रेस का था। कांग्रेस एक झटके में 244 सीटों से 100 सीटें गंवा देती है और 140 सीट पर आ जाती है। परसेंटेज उसका 8% कम हो जाता है। जो 36% था वो 28% पे आ जाता है। दो सवाल यहां पर बहुत साफ तौर पर है। जो सत्ता में होता है, दूसरे को लाने के लिए सत्ता के खिलाफ वोट चले जाते हैं और दूसरे को कुछ लाभ होता है, लेकिन लाभ हिंदुत्व के आश्रय सिर्फ 20% के वोट पर ही बीजेपी अटकी रह गई। इसीलिए ध्यान दीजिएगा तो अटल बिहारी वाजपेयी ने उस दौर में पीवी नरसिम्हा राव के जो इकोनॉमिक रिफॉर्म थे, उस इकोनॉमिक रिफॉर्म के पार्ट 2 को खुले तौर पर अपनाया था। और लेकिन करगिल हुआ तो कुछ लाभ हुआ, लेकिन उसके बाद ध्यान दीजिए तो लगातार उसी राजनीति को वो साध रहे थे जहां उनका परसेंटेज ऑफ वोट बढ़े। और इसी बात को बाखूबी मोदी भी समझते रहे 2014 में कि यह वोट तो आएगा, लेकिन इसके साथ और वोट चाहिए। तो यह वोट उनको 2014 में 31% पे ले जाता है, 2019 में 36-37% पर ले जाता है, लेकिन कांग्रेस का वोट 20% पर ही रहता है। इस दौर में जो वोट खत्म हुए वो लेफ्ट का खत्म हुआ, मंडल बिखर गया। कांग्रेस अपनी जगह 20% पे टिकी रही और उसको जो अब लाभ मिलना था, वो जब तक सत्ता पक्ष को घाटा नहीं होगा तब तक कांग्रेस को लाभ नहीं मिलेगा। यह एक अटूट लकीर थी। तो क्या मौजूदा वक्त में अब आखिरी दांव इसलिए बीजेपी हिंदुत्व के आश्रय खेलने को तैयार है क्योंकि हिंदुत्व के वोट को लेकर भी कई बिखराव शुरू हो गए हैं। मध्य प्रदेश में कमलनाथ शिवराज सिंह चौहान से ज्यादा बड़े हिंदूवादी नजर आने लगे हैं। इस दौर में कांग्रेस के तमाम नेता, इवन गांधी परिवार यानी राहुल गांधी भी कहीं ना कहीं मंदिर में नजर आते हैं, प्रियंका भी कहीं ना कहीं मंदिर में नजर आती हैं, पूजा पाठ करते नजर आती है। जो इससे पहले उनके भीतर का सवाल था कि दरअसल यह तो घर के भीतर की सोच है, सार्वजनिक तौर पर यह दिखावा क्यों किया जाए। लेकिन भारत की राजनीति सार्वजनिक तौर की परिस्थितियों को ही जीती है, तो शायद इसीलिए हिंदुत्व का वोट दोबारा से एकजुट हो जाए। लेकिन इसके भीतर के पेज को समझिए। कॉमन सिविल कोड पर बीजेपी इस दौर में चुप क्यों हो गई? उससे पहले जिस तरीके से मुस्लिमों को लेकर, उनकी गिनती को लेकर लाया गया कार्यक्रम था, उस पर भी खामोश क्यों हो गई? वहां उन्हें पासमानदा की जरूरत थी, वहां उन्हें 3 तलाक को लेकर जो लाभ मिल रहा था उसकी जरूरत थी। यहां पर जो कॉमन सिविल कोड है, इसको लेकर जरूरत है कि कहीं आदिवासी उनके हाथ से ना खिसक जाएं, तो खामोशी बरतो। तो यहां पर है सवाल कि बीजेपी एक एक वोट को अपने साथ रखना चाहती है और एक मुश्त वोट को लेकर एक नायाब राजनीतिक प्रयोग, तीर्थ यात्रा शुरुआती प्रयोग है। अयोध्या में जो राज्याभिषेक या प्राण प्रतिष्ठा जिस रूप में होगी, उसको लेकर 1 महीने तक के कार्यक्रम के साथ एक दूसरा नायाब प्रयोग शुरू करेंगे। यहां पर इस बात को समझिए कि 96 में जो मंडल के पास कुल परसेंटेज ऑफ वोट था या कुल सीटें उसके पास 74 थी मंडल के पास,
मंडल के पास जो वोट था, यानी मंडल के आश्रय मंडल की राजनीति से जो निकला हुआ, उसमें हम सिर्फ दो तीन लोगों को ही जोड़ेंगे यहां पर। उसमें आप मायावती को जोड़ सकते हैं, अखिलेश यादव को जोड़ सकते हैं, नीतीश कुमार को जोड़ सकते हैं, तेजस्वी यादव को जोड़ सकते हैं। बिहार यूपी की राजनीति को अगर आप समझ रहे हैं तो इसमें दो तीन चीजें और सोचिए कि अगर मंडल का वोट लगभग 16% है और कमंडल का वोट अगर 20% है और दोनों में अगर बिखराव आ रहा है, तो यहां पर दो अलग सवाल दलित और मुस्लिम को लेकर आकर खड़े हो जाते हैं। क्योंकि भारत के भीतर के तमाम राज्यों को जब आप परखेंगे तो इस देश के 300 से ज्यादा लोकसभा की सीट उन राज्यों के दायरे में है जहां पर मुस्लिम और दलित वोट को अगर आप मिला दीजिएगा तो वह लगभग 30% से ज्यादा और 60% तक पहुंचने की स्थिति में रहेंगे। तो यह स्थिति बड़ी नाजुक होगी बीजेपी के लिए, लेकिन बावजूद इसके वह उस रिस्क को उठाने को तैयार है कि एक साथ 20% तो आ जाएं, एक मुश्त करीबी तो मिले। जरा एक वोट की स्थिति समझिए कि जैसे पंजाब के भीतर 31% दलित है, मुस्लिम बहुत कम है, लगभग 2% है, लेकिन बंगाल के भीतर लगभग 23-24% दलित है और 27% मुस्लिम है, यानी 50 पार, यही दो हो गए। उत्तर प्रदेश में 21% दलित है, 19% मुस्लिम है, इन दोनों को मिलाइएगा तो आप 40% पर आकर खड़े हो गए। तमिलनाडु में 20% दलित है, लगभग 6% मुसलमान है। राजस्थान में लगभग 18% दलित है, लगभग 10% मुसलमान है। हरियाणा में लगभग 20% दलित है, लगभग 7% मुसलमान है। हिमाचल प्रदेश में 25% दलित है, मुसलमान बहुत कम है। उत्तराखंड में जरूर लगभग 14% मुस्लिम है और 18% से ज़्यादा दलित है। दिल्ली की स्थिति देख लीजिए, दिल्ली में लगभग 16% दलित है तो लगभग 13% मुसलमानों की मौजूदगी भी है। मध्य प्रदेश के भीतर दोनों को मिलाइएगा तो 22% बैठता है, दलित मुस्लिम दोनों मिला दीजिएगा। बिहार में दोनों को मिला दीजिएगा तो लगभग 32% दलित और मुस्लिम मिलकर खड़े हो जाएंगे। सवाल ये उड़ीसा में भी देखिए, लगभग 30% दोनों मिलाकर खड़े हो जाते हैं। आंध्र प्रदेश के भीतर दोनों मिलाइएगा तो 27% हो जाता है। यह स्थिति बहुत साफ बताती है कि राजनीतिक तौर पर अब आप एक दृष्टि को नहीं अपना सकते हैं, लेकिन जो एक दृष्टि आपके साथ जुड़ी हुई थी उसको आप गंवा भी नहीं सकते हैं। तो ऐसे में स्थिति नाजुक ना हो तो हिंदुत्व का राजनीतिक प्रयोग और उसके जरिए इस देश के भीतर में वोटों का ध्रुवीकरण, इससे चूकना नहीं चाहिए। जो पूरी परिस्थिति सोशल इंजीनियरिंग की है या जो पिछड़ा तबके की है, उसमें प्रधानमंत्री मोदी बार बार खुद को ओबीसी बताने से कतराएंगे नहीं, लेकिन दूसरी तरफ हिंदुत्व का पाठ वह उस ब्राह्मणिकल ऑर्डर में करने से नहीं कतराएंगे जहां पर यह एहसास हो कि आरएसएस साथ में खड़ा है। और तीसरी स्थिति है कि जब दलित वोट बैंक चाहिए तो उसके लिए मायावती एक सर्वमान्य नेता, लेकिन खड़गे की एंट्री ना हो, इस राजनीति को साधने से भी नहीं कतराया जाएगा। मुस्लिम एक मुश्त अगर इस देश के भीतर सोच चुका है उसको किस दिशा में जाना है और एक साथ जाना है, तो उसके काउंटर की जरूरत है कि हिंदुत्व का अलख राजनीतिक तौर पर इस तरीके से जगे जिसमें महज 20% ना रहे, बल्कि ये बढ़ता चला जाए और इसके दायरे में जातियों के समीकरण भी आकर खड़े हो जाएं। यह एक 2024 का एक ऐसा नायाब राजनीतिक प्रयोग है जिसमें एक क्षण के लिए सोचिए कि कमंडल की राजनीति का पार्ट 2 बिल्कुल नई दिशा के साथ 2023 में खड़ा हो रहा है और मंडल की परिस्थिति जिस राजनीति को उस दौर में जिया गया उसको किस तरीके से कितनी दिशाओं में बांटा जा सकता है, उसकी सियासत भी आकर खड़ी हो गई है। लेकिन इस दौर की दो ही पहचान बड़े तरीके से उभर कर आई है। पहली पहचान यह है, क्या वाकई इस दौर में समूची गवर्नेंस और डेवलपमेंट का आइडिया खत्म हो गया है? जो भारत की राजनीति की रीढ़ बितले 10, 15, 20 सालों से रही, अब उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि रिफॉर्म शब्द आते ही एक तबके को लगता है कि अब उसका बंटाधार सामाजिक तौर पर होने वाला है। तो क्या ये पूरा का पूरा जो एक खांचा चला आ रहा था 15-20 साल से इकोनॉमिक रिफॉर्म को लेकर, उसकी उम्र अब पूरी हो गई? लेकिन क्या ऐसा होता है कि जिसकी उम्र पूरी हो चुकी थी उसको दोबारा से रिवाइव किया जाए? यह होता है अगर आपके पास कोई नया विजन राजनीतिक तौर पर उभर कर नहीं आ रहा है।
तो ऐसे में जो नया विजन है उसमें यह होता है कि समूचे उम्मीदवारों को आप बदल डालिए तो एंटी इनकम्बेंसी काम नहीं करेगी। इंडिकेशन बीजेपी दे रही है कि तकरीबन 150 से 200 नए उम्मीदवार आपको देखने को मिल सकते हैं। यह संकेत है। दूसरी तरफ पहली बार आरएसएस को लेकर है कि उसके जितने ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको राजनीतिक तौर पर अगर वो सक्रिय नहीं हुए तो इस 10 बरस का राजनीतिक खामियाजा उन्हीं को भुगतना होगा, क्योंकि कांग्रेस के निशाने पर आरएसएस खुले तौर पर है और आरएसएस से जुड़े हुए ऑर्गेनाइजेशन खुले तौर पर हैं। तो उनको राजनीतिक तौर पर सक्रिय होना होगा अगर उन्हें खुद को बचाना है। तो यहां पर जो आखिरी बड़ा सवाल है वो है कि जिंदगी जीते वक्त इस देश की सरकार से जो चाहिए वो मिले या ना मिले, लेकिन क्या वाकई ऐसी राजनीति इस देश में खिंच चुकी है जहां पर आप जिस राजनीतिक दल के साथ खड़े हैं उसके साथ उस स्थिति में भी खड़े रहें जहां पर पता है कि पैरों पर कुल्हाड़ी मारी जा रही है? क्या ऐसी स्थिति है? तो अभी के हालात तो बहुत साफ बताते हैं। कटुता और नफरत की परिस्थितियों ने इस देश को इस तरीके से बांटा है जिसमें अपने आप राजनीतिक किस दल के साथ आप खड़े हैं ये लोगों के बीच संवाद से पता चलने लगे। यानी समूची जिंदगी प्रक्रिया राजनीति के अहाते में खेलने लगी है और इस अहाते के भीतर बिछती नई बिसात में अभी तीर्थ यात्रा है और उसके बाद तीर्थस्थल है। और इस सियासत का पार्ट इस देश के भीतर में डेवलपमेंट या 5 ट्रिलियन इकोनॉमी नहीं, विकसित भारत नहीं, 2047 यानी 100 बरस की आजादी का नया जश्न नहीं, बल्कि सत्ता को प्राप्त करने की और टिके रहने की अनूठी राजनीति का यह अनूठा खेल है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।